चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं बायट-सेवर्ट्स लॉ की कुछ एप्लीकेशंस। और बायट-सेवर्ट्स लॉ में हमने देखना है सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर की एप्लीकेशन आती है हमारी बायट-सेवर्ट्स लॉ की सबसे पहली, और बहुत ही अच्छी डेरिवेशन है। क्यों? इसके दो रीजंस है मेरे पास। एक तो इसमें बहुत ही शानदार तरीके से आपको फिजिक्स के असम्पशंस को यूज करना सिखाया गया है, और साथ ही में आपको इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी टॉप लेवल पे मिलेगी अगर आप एक बार ये कंडीशन को समझ गए ना, कि हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को विद द हेल्प ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ। तो चलिए ज्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करते, आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंस एकेडमी में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे लोगों से सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, और कमेंट में अपने और भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मेंशन करो जो आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक रखते हैं फिजिक्स में। तो मैं ट्राई करूंगा कि उन सारे के सारे जो आपके पास टॉपिक्स हैं उनके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर प्लान लेकर के आऊँ। चलिए तो टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में किस तरीके से बिहेव करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि P हमारे पास वो पॉइंट है जहां पे ये हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसमें हमारे पास I करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखो एक साथ में फिजिक्स में कभी भी पूरी लेंथ को हम लोग कंसीडर नहीं करते, टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे। हमने क्या बोला कि हमारे पास कंडक्टर इस तरीके से पड़ा है कि उससे लेकर के जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसका दैट इज ए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक कंडक्टर से लेकर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, उसको हमने ए मान लिया है। अब देखो बायट-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डीएल एक एंगल, हमने एक छोटी हाइट लेनी होती है, छोटा लेंथ लेनी होती है पूरे के पूरे कंडक्टर की। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को एक साथ ना कंसीडर करते हुए इस पूरे सिस्टम का एक छोटा पार्ट डीएल को सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे लेकर के हमने पी पॉइंट तक की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकालनी है बायट-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली। अब बायट-सेवर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि डीएल से लेकर के जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और डीएल और आर के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा थीटा डिग्री होता है। अगर बच्चे ये पूरा स्मॉल सा इसका लेंथ जो है वो डीएल है, तो ये टोटल लेंथ को अभी फिलहाल के लिए मैं एल मान लेता हूँ कि ये मेरे पास टोटल लेंथ एल है। ये अगर पी है तो ये पॉइंट मेरा क्यू है, और इस पॉइंट को मैं अभी एन मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब देखने की बात है कि देखो सिर्फ ये डीएल पॉइंट तो इस पी पॉइंट के ऊपर लगाएगा नहीं फोर्स, पूरे का पूरा कंडक्टर फोर्स लगाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर क्या लग रही है आपके अंदर, इस पूरे कंडक्टर के अंदर करंट है, तो पूरा कंडक्टर ही इस पॉइंट पी के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब देखो हर जगह से इस पी पॉइंट पे लगने वाली फोर्सेस अलग अलग है, और सब पे एंगल जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे एंगल कुछ अलग बन रहा है, यहाँ से एंगल कुछ अलग बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रेट कंडक्टर के दो एजेस पकड़ लेंगे और वहां से लेकर के इस पॉइंट पी तक इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास जो एंगल है इसको हम लोग यहाँ पे थीटा, और इस नीचे वाले एंगल को भी हम लोग यहाँ पे इस नीचे वाले एंगल को मैं थीटा 1 और ऊपर वाले एंगल को मैं थीटा 2 लिख लेता हूँ। और जो ये बीच का एंगल बना, ये बीच का एंगल, इसको मैं यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है पी क्यू, और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है एन। ये हमारे पास एन पॉइंट है, तो पी क्यू एन मेरे पास एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। और मैंने एंगल डिपेंडेंस को निकालने के लिए यहाँ पे दो एंगल्स भी ले लिए बड़े बड़े, जिससे मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को जोड़ दिया है, ताकि मैं पूरी लाइन की वजह से लगने वाला इस पी पॉइंट के ऊपर क्या निकाल सकूं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकूं। अब देखो ये जो है ये हमारे पास बायट-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बायट-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट होता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो dB हमने इसलिए लिया, d का मतलब होता है स्मॉल, तो हम लोगों को स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कंसिडरेशन में ही मैंने जो लेंथ ली है कंडक्टर की वो छोटी वाली सिलेक्ट की है। अब लेंथ छोटी सिलेक्ट करूंगा तो डेफिनेटली उसकी वजह से लगने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी छोटी ही होगी, इसलिए dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की तो डायरेक्ट वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। अब आइडियल साइन थीटा और आर स्क्वायर की कंडीशन को हम लोगों को बदल बदल के देखना पड़ेगा। अगर हम चाहें तो क्या डायरेक्टली इसी सिचुएशन में इस पूरी इक्वेशन को, अब देखो छोटा पार्ट जब भी हमें दिया हो क्वेश्चन ने और बड़े पार्ट के लिए हम लोगों ने जाना हो तो हम लोग हमेशा इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, पर क्या मैं इसी पर्टिकुलर स्टेप में क्या इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो आंसर है नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो इंटीग्रेशन रूल बोलता है कि डी के साथ जो चीज लिखी होती है उसकी रिस्पेक्ट में ही हमेशा क्या हो रही होती है, इंटीग्रेशन हो रही होती है। तो अगर मैं डीएल को एक फंक्शन मान लूं तो चलो ठीक है, इस लेंथ ऑफ द कंडक्टर की टोटल लेंथ आ जाएगी, बट साथ में एंगल साइन थीटा भी है और साइन की भी इंटीग्रेशन होती है।
पर वो थीटा के रिस्पेक्ट में होगी। साथ में आर भी है, अब हमारा आर भी एक वेरिएबल डिस्टेंस है, जो पी पॉइंट है वो आपके पास कंडक्टर से कम ज्यादा दूर हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में आर की रिस्पेक्ट में भी आपकी इंटीग्रेशन होनी है। देखो सारे ये वेरिएबल कंडीशंस है। क्या चीज वेरिएबल कंडीशन नहीं है? एक तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, सेम ही रहेगा। करंट इनसाइड द कंडक्टर भी सेम ही रहेगा, वो कभी चेंज होने वाला नहीं। बाकी आर हमारा चेंज करेगा क्योंकि उसके डिस्टेंस पी का बढ़ता और घटता हो सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंगली। डीएल जो लेंथ है कंडक्टर की वो भी बड़ी छोटी हो सकती है, और थीटा डिग्री एंगल जो है हमारा डीएल के साथ आर का जो टिल्टेड एंगल है वो भी कम ज्यादा हो सकता है। तो अभी तो इसको इंटीग्रेट करना ही पॉसिबल नहीं, तो हमारे को इस पहले पूरी कंडीशन को क्या बनाना पड़ेगा? होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। अब होमोजीनियस का क्या मतलब हुआ? होमोजीनियस इक्वेशन बनाने का मतलब हुआ कि हमारे को इस पूरी इक्वेशन को एक जैसा दिखने लायक बनाना पड़ेगा, ताकि ये सारा डिपेंडेंस जो है किसी एक ही पर्टिकुलर फैक्टर पे आ जाए। तो मेरे को इन सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने का जो तरीका है बहुत शानदार है, उसको बड़े आराम से ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो हम लोगों ने देखना है, मैं ट्राइंगल सिलेक्ट कर लेता हूं। मेरे पास ट्राइंगल है PQN, और उसमें अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो मेरे पास एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है किसी ट्राइंगल की? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि हमारे पास जो तीनों एंगल्स का सम है वो 180 बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख लेता हूँ थीटा प्लस एक एंगल यहाँ पे ऑलरेडी 90 है, और ये वाला एंगल जो है ये फाई है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 90 प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी को अगर मैं थोड़े अच्छे से लिखूं तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 उधर जाएगा 180 से माइनस करेगा तो 90 रह जाएगा। और यहाँ पे इसी को मैं अगर लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5। ये मेरे पास कंडीशन आ गई। अब अगर मैं इस सिचुएशन में मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड को, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन, अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा बच्चे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 5। और मेरे को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा हो जाता है, तो इट बिकम्स कॉस ऑफ 5। तो ये मेरे पास एक कंडीशन जो है यहाँ पे बन जाती है। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दूंगा। इससे मैंने किया क्या? अल्टीमेटली जो मेरा साइन थीटा था बच्चे उसको मैंने फाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल काम कर रहे हैं। एक थीटा जो कि डीएल बनाता है आर के साथ बायट-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली, दूसरा फाई जो कि हमारे को क्या बता रहा है? एंगल डिपेंडेंस बता रहा है कि हमारे पास डीएल जो है वो कितना एंगल पे टिल्टेड है पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसकी रिस्पेक्ट में, तो हमने इसको फाई के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया। अब दूसरी कंडीशन है हमारे को बाकी चीजों को भी धीरे धीरे करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि डीएल और आर, क्योंकि इनकी रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन हो सकती है। और मैंने बताया इंटीग्रेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जबकि सारे फैक्टर एक ही पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट ना आ जाए। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहाँ पे आपके पास आर या डीएल में से कोई एक को सॉल्व कर लेता हूं। तो अभी ट्राइंगल कंसिडरेशन यही रहेगी, और मैं यहाँ से आपके पास कॉस ऑफ फाई निकाल देता हूँ। लेट कॉस ऑफ फाई, अब देखो कॉस का एंगल फाई है बच्चे, तो जब एंगल फाई है तो फाई को हम लोग थीटा मान करके चलेंगे। तो थीटा और यहाँ पे 90 डिग्री, इस थीटा को अभी नहीं हम लोगों ने देखना, क्योंकि हम लोगों ने एंगल जो है कॉस ऑफ फाई के अकॉर्डिंगली किसको मान लिया है? हमने फाई को एंगल माना है। तो जिस लाइन पे मेरे दो एंगल होते हैं वो हमेशा मेरा बेस हो जाता है। 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज काम करता है, और जो बच गया वो हमेशा परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो कॉस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा 10th में, के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग यहाँ पे cos ऑफ फाई निकालेंगे तो इट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहाँ पे cos ऑफ फाई निकालने बैठूं तो मेरे पास cos ऑफ फाई कितना आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज a बाय r। अगर ऐसा है तो यहाँ से r कितना निकल जाएगा? r विल बी a अपॉन cos ऑफ फाई। और अगर मैं फाई को ऊपर लेकर के आ जाऊं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? a सीकेंट फाई। तो यहां से मेरा r भी निकल गया। अब इक्वेशन में मेरे को r नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? r स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं इसी कंडीशन में तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाती है? मेरे पास इक्वेशन बच जाएगी, देखते हैं। देखो मेरे पास इक्वेशन क्या यहाँ पे बच जाएगी? r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई। तो देखो मैंने r को भी बड़े ही अच्छे तरीके से फाई के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। देखो cos साइन थीटा को तो मैंने, जो मेरा साइन थीटा था उसको तो मैंने पहले ही फाई की फॉर्म में ले आया था। अब मैंने स्मार्टली r स्क्वायर को भी किसकी फॉर्म में लेके आ गया? फाई की फॉर्म में। अब बचता क्या है? dl बचता है। तो dl अगर मैं इस पूरे सिनेरियो को समझूं तो dl l मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है।
तो परपेंडिकुलर में मैं परपेंडिकुलर और ए की कंडीशन को देखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेंजेंट फाई का यूज कर सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे इसी राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास वही रहेगा, हमने जो ट्राइंगल कंसिडरेशन की है पी क्यू और एन, तो ट्राइंगल पी क्यू एन को ही हम लोग मेन मानेंगे, और पी क्यू एन की उसमें अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ऑफ फाई निकाल दूं, तो टेंजेंट ऑफ फाई मेरे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट विल बी tan फाई इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर था एल और बेस था मेरा ए, तो ये मेरे पास कंडीशन आ जाती है। अब यहां पे जो हमारे पास कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंगली आपने ये चीज ध्यान रखनी कि हमें, अगर मैं यहां से L निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A इंटू टेन ऑफ फाइव। पर ध्यान दीजिए मुझे L की जरूरत नहीं है, मेरे को DL निकालना, मतलब मेरे को एक बार इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूं तो इट बिकम्स DL इज इक्वल्स टू, A तो कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, टेंजेंट की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर फाइव, और चेन रूल से फाइव की एक और बार करेंगे तो इट बिकम्स डी फाइव। देखो जब भी कोई इक्वेशन किसी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ना करें तो हम लोग उसको सिंपल डी की फंक्शन में ले लेते हैं, क्योंकि चेंज हो रही है कंडीशन, इसलिए हम लोगों ने सिंपल डी की रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया, इसको अपॉन में कुछ नहीं लिखा इसके। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास डीएल की भी कंडीशन बन गई है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे काम की थी। अब देखो हमने डीएल को भी स्मार्टली फाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सारी चीजें हमारी फाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। सबसे पहले मेरे पास जो था वो साइन फाई था, तो मैंने साइन फाई को शुरू में ही लिख लिया था कि साइन जो मेरा थीटा है दैट विल इक्वल्स टू कॉस ऑफ फाई, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी इस पूरी डेरिवेशन में, और उसके बाद मैंने सेकंड इक्वेशन ये बनाई और थर्ड मेरी ये बन गई। अब इन तीनों को उठा करके अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास क्या कंडीशन बनती है भाई, बना देते हैं। तो पुटिंग ऑल द थ्री कंडीशंस इन, पुट 1 2 एंड 3 इन स्टार इक्वेशन, मैं इसको स्टार इक्वेशन मान लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो इसमें अगर मैं डालता हूँ तो मेरे पास dB कितना आ जाता है भाई, मेरे पास dB आ जाएगा, dB विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और dl मेरे पास सबसे पहले ये है, तो dl आ जाएगा a सीकेंट स्क्वायर फाइव डी फाइव इंटू साइन थीटा की जगह पे मैं आ जाएगा कॉस फाइव अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो देखिए साइन स्क्वायर फाइव से तो साइन स्क्वायर फाइव कैंसिल हो गया हमारे पास, और एक ए से एक ए भी कैंसिल हो गया कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे जो कंडीशन बची है डीबी की कंडीशन कितनी बचती है, डीबी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और साथ में एक ए, ये जो नीचे से हमारे पास ये वाला बचा, और बाकी जो ऊपर बचा दैट विल बी कॉस ऑफ फाइव डी फाइव। ये मेरे पास अल्टीमेट कंडीशन यहाँ पे बच जाती है। अब देखिए इस कंडीशन के आगे हम लोग चलते हैं, इस कंडीशन के बाद अब मेरे पास डीबी की कंडीशन आ गई, तो अब मैं इसको फुल्ली इंटीग्रेट कर सकता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और यहाँ पे अब हमारे को क्लियर है, देखो डी के साथ फाई लिखा हुआ है, फाई की एक ही टर्म है, बाकी किसी के भी साथ फाई नहीं है, और ना ही बाकी कोई ऐसी चीज है जो चेंज हो सकती है। देखो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी पॉइंट का इस कंडक्टर से वो उतना ही रहने वाला है, सिर्फ एंगल चेंज हो सकता है फाई का, तो हाँ वो उसके ऊपर डिपेंडेंट पूरी इक्वेशन आ गई है, तो ये पूरे को हम लोग एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी फाई की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होनी है, तो फाई फाई वाले रह जाएंगे, बाकी सारे बाहर। तो हमारे पास इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होनी, देखो फाई एंगल कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकता है फिगर के अकॉर्डिंगली, फाई 1 से लेके फाई 2 तक। अब इसमें देखने वाली बात एक और है कि जो फाई 1 एंगल है हमारा वो नेगेटिव एक्सिस पे लाई करता है, इसलिए हम इसको माइनस फाई 1 ले लेंगे। तो मेरे पास जो लिमिट रहेगी इसको इंटीग्रेट करने की दैट विल बी माइनस फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक। अब इसके अकॉर्डिंगली जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, देखो डी की इक्वेशन तो इंटीग्रेशन से कट होके यहाँ पे सिंपली बी बना देगा, बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये कंडीशन है। और इंटीग्रेशन आपके पास माइनस फाई 1 से लेके फाई 2 तक कॉस ऑफ फाई डी फाई। तो कॉस की इंटीग्रेशन कितनी हो जाती है भाई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और यहाँ पे हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है साइन फाई, और लोअर लिमिट आएगी माइनस फाई 1 और अपर लिमिट फाई 2। तो आप फाई 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके देखेंगे, इट बिकम्स b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू साइन ऑफ फाई 2 प्लस साइन ऑफ फाई 1, क्योंकि फाई 1 ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैसे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, पर माइनस माइनस आपके पास प्लस कर देंगे,
क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास जो है अल्टीमेटली कंडीशन बन जाती है इस पूरे सिनेरियो में। और से सपोज कि अगर हमारे पास ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, मतलब हमें नहीं पता कितनी है, इन्फिनिटी लेंथ है, ऐसे में जो φ1 और φ2 एंगल होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। इन्फिनिटी की कंडीशन क्या हो जाती है, जब हमारे पास एंगल टिल्टेड कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अब हमें पता है कि साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, 1 पे। अगर ऐसी कंडीशन है तो हमारे पास φ1 और φ2 मिला करके कितना हो जाएगा, φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब जब हमारा जो कंडक्टर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, मतलब उसकी लेंथ जो है डिफाइंड नहीं है, इनफाइनाइट। अगर तो डिफाइंड है तो ये कंडीशन लगाएंगे हम लोग, अगर हमें एंगल ऑफ टिल्टिंग पता हो तो। पर अगर ये नहीं पता और ऐसा बोल रहा है कि इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, तो हमें पता है सीधा सीधा कि हमारे पास जो φ एंगल है और φ1 और φ2 एंगल है वो सीधा सीधा 90 मैक्सिमा चला जाएगा, क्योंकि साइन 90 की कंडीशन पे साइन मैक्सिमम देता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पे 90 90 पुट कर दूं तो हमें पता है कि साइन 90 जो होता है, साइन 90 और साइन 90 आपके पास इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा, इस पूरे की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 कितना बनाएगा, 2। तो हमारे पास बी की क्या कंडीशन रह जाएगी, μ0I/4πa/2, और 2 से ये वाला 2 कैंसिल। तो हमारे पास जो अल्टीमेट कंडीशन रह जाएगी इस पूरे क्वेश्चन की, तो जो अल्टीमेट कंडीशन हमारे पास रह जाएगी इस पूरे क्वेश्चन की, दैट विल बी b इज इक्वल्स टू μ0I/2πa, एंड दैट इज द डेरिवेशन ऑफ द कंडीशन। इस तरीके से हम लोग इस पूरे स्ट्रेट लाइन कंडक्टर की जो इक्वेशन है इसकी डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायट-सिविट्स लॉ। होप सो आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ऐसे स्मार्ट कंसेप्ट के बारे में सीख सके फिजिक्स में। जिन जिन बच्चों को भी फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगती है उन्हीं के लिए हम लोग एक कोर्स लेकर के आए हैं, फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स, जो कि 3 मंथ्स का कोर्स है प्री बोर्ड्स के लिए आपके, ताकि आपके प्री बोर्ड्स अच्छे जाएं। उसकी प्रिपरेशन के लिए 3 मंथ्स का कोर्स है, जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस कोर्स को करवा करके आपको देंगे, जिसमें आपके पास वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो है आपकी फिजिक्स की कंप्लीटली रेफरेंसेस की खत्म कराएंगे, और इसी के साथ सारे न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग खत्म कराएंगे एट द रेट ऑफ 650 ओनली बच्चा। यस 650 आप लोगों के लिए ही एक स्पेशल डिस्काउंट प्राइस रखा गया है 650, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसका फ़ायदा उठा सके। तो अगर आपके नून में भी कोई है या आप खुद हैं जो कि +2 में है और स्ट्रगल कर रहे हो फिजिक्स को सीखने के लिए, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े। लास्ट ईयर पेपर से तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि फिजिक्स का जो पेपर होगा वो बहुत ही आसान तो नहीं आएगा। आप लोगों ने लास्ट ईयर अगर नीट का एग्ज़ाम आगे देने की सोच रहे हैं तो उससे भी आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि अब जो है एक जर्नल जो है लेवल हाई हो चुका है पेपर सेटिंग का। तो अगर आप लोग चाहते हो फिजिक्स के अच्छे कंसेप्ट्स को बहुत ही शानदार तरीके से सीखना, तो मैं शुभम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रिलियंस एकेडमी के उस कोर्स में, जिसमें हम लोगों ने मिनिमल कॉस्टिंग पे आपको अफोर्डेबल प्राइसिंग पे सबसे बेस्ट कंटेंट देने का वादा किया है। 650 रुपीज़ ओनली, जिसमें 3 मंथ का कोर्स रहेगा, और आपके 3 मंथ्स के अंदर अंदर हम लोग सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उनको थॉरोली गो थ्रू करेंगे। इसके साथ साथ उसमें आपको मिलेगा बहुत सारा आपको वीडियो कंटेंट, थ्योरी सपोर्ट, न्यूमेरिकल सपोर्ट, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ डीपीपीज भी आपको उसमें दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध है, इसी वीडियो के लिंक में आप लोगों को मैंने उस कोर्स का लिंक दे रखा है, तो आप जाइए विजिट कीजिए, उस कोर्स को देखिए और उससे अलाइन कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बेटर कंटेंट ला सकूँ।